मार्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा की रात्रि व्यतीत हो गई। मृगसर कृष्णा एकम का प्रभात हो गया है, यानी चातुर्मासिक कालावधि संपन्न हो गई है। जैन शासन के अंतर्गत भिक्षु शासन में यह चतुर्मास की और शेष काल की जो व्यवस्था है, उसके तहत चतुर्मास के समय चारित्रात्माओं को सामान्यतया एक ही एरिया में रहना होता है। यात्रा का क्रम सामान्य रूपेण सम्मत नहीं है और चतुर्मास संपन्न हो जाने के बाद उस जगह पर सामान्यतया रहना नहीं, विहार कर देना होता है। मृगसर कृष्णा एकम का दिन आता है तो जो सक्षम चारित्रात्माएं हैं चल फिर सकते हैं, यानी यात्रा कर सकते हैं, विशेष कोई बात नहीं है। तो सामान्यतया जहाँ चतुर्मास किया वहाँ से विहार कर देना चाहिए, वो स्थान छोड़ देना चाहिए। और ऐसा दिन है, मृगसर कृष्णा एकम है, तो ऐसा नहीं कि मेरा मुहूर्त तो बाद में है तो मैं तो आज विहार नहीं, मुहूर्त का आज के दिन में भले देखना हो तो देख लो, कौन सा समय तुम्हें बढ़िया, वो इस दिन को लांघना नहीं, सामान्यतया विहार कर दो। कोई तनाव नहीं रखना कि दिन कैसा, दिन है वैसा है, अपना देखना हो तो दुगड़िया और कुछ देख लो और रवाना हो जाओ, विहार कर दो। यानी ये एकम का दिन मानो चारित्रात्माओं को बहुत एक अच्छा दिन है, विहार कर देना चाहिए। और चतुर्मास में थोड़ी सी नियमबद्धता भी होती है कि चतुर्मास है तो साधु चतुर्मास के दौरान दीक्षा प्रसंग के सिवाय सामान्यतया कपड़ा नहीं जांच सकता। चतुर्मास लगने से पहले पहले कपड़ा लेना हो वो ले लो। चतुर्मास के बीच में गृहस्थों के वहाँ से दीक्षार्थी के साथ में आए उसके सिवाय कपड़ा नहीं लेना। अब वो आया दीक्षार्थी के साथ, वो चूंकि दीक्षार्थी वाले के साथ आया है, एक तरह से उसकी निश्रा में आया है, उसको चारित्रात्माएं काम ले सकते हैं और कोई कपड़ा गृहस्थों से चतुर्मास में नहीं जांचना। तो चतुर्मास की थोड़ी सी एक व्यवस्था अलग होती है और बड़ा सुंदर कालमान है। चतुर्मास का भी, शेष काल का भी सुंदर है। पूरे वर्ष को 2 भागों में बांट दिया गया, चतुर्मास काल का समय और शेष काल। चतुर्मास में एक जगह रहकर साधना करो, दूसरों को लाभ दो। शेष काल में यात्रा के द्वारा, विहरण के द्वारा भी दूसरों को लाभ दिया जा सकता है, खुद को भी लाभ मिल सकता है। ये दोनों व्यवस्थाएं अपने आप में उपयोगी प्रतीत हो रही हैं। तो मृगसर कृष्णा एकम का दिन विहार का दिन होता है। यह एक दिन संभवतः ऐसा है जो मोटा मोटी निश्चित दिन है कि आज के दिन चारित्रात्माओं को विहार करना है। तो इस नियम के तहत हम लोग भी अब आज लगभग 10:15 बजे विहार करने वाले हैं यथासंभवतया। और विहार करने से पूर्व, यानी चातुर्मासिक विहार से पूर्व, मैं कुमार श्रवण केसी और राजा प्रदेशी की
थोड़ी अवशिष्ट बात है वो बताना चाहूँगा। कुमार श्रवण केशी विराजमान थे और सामने वो राजा प्रदेशी था। उनका वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ, आत्मवाद के बारे में चर्चा हुई। राजा प्रदेशी मानो नास्तिक वाद का मानने वाला और जानकार, इधर परम श्रद्धेय कुमार श्रवण केशी आस्तिकवाद के प्रवक्ता और मानो आस्तिकवाद को जीने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे। और कोई मानो आरहत प्रवचन के नभ में नक्षत्र की तरह चमकने वाले मानो कुमार श्रवण केशी इतने ज्ञानी पुरुष, और इधर राजा प्रदेशी, राजा जो सत्ताधीश हो, साथ में जानकार भी हो, राजा का अपना प्रभाव भी हो सकता है, राजा का अपना कर्तव्य भी होता है कि राजा बनना है वो कोई सुख सुविधा भोगना, यह मुख्य लक्ष्य नहीं। राजा बनाए गए हो या राजा बने हो या सरकार में आए हो, वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली है, राज प्रणाली भारत में नहीं है, तो सरकार आती है, सरकार में कोई मुखिया बनता है, तो सरकार में आए हो, सत्ता में आए हो तो सेवा करने के लिए आए हो। सेवा के लिए जनता ने मानो आपको यह गद्दी दी है, सत्ता सौंपी है। तो राजा हो या सरकार हो, उसका मुख्य काम है जनता की सेवा करना, प्रजा सुखी रहे इसका ध्यान देना। तो राजा प्रदेशी ने जब आत्मवाद के बारे में चर्चा की, कुमार श्रवण केशी ने भी चर्चा की। राजा प्रदेशी ने नास्तिकवाद, नास्तिकवाद एक एक बात नास्तिकवाद के अनुकूल जो थी वो राजा रखता गया। तो कुमार श्रवण केशी ने आस्तिकवाद के जो सिद्धांत है उसके अनुसार अपनी बातें रखी, और बातें चलती रही, प्रश्न उत्तर या तर्क आदि चलते रहे। आखिर राजा प्रदेशी ढल गया, थोड़ा नम गया, बोला महाराज आपकी बात तो मुझे सही लग रही है, आपका सिद्धांत आस्तिकवाद का है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह बात मुझे लगती तो ठीक लग रही है, परंतु बाबा जी ठीक तो लग रही है मुझे, पर मेरी जो मान्यता है नास्तिकवाद की उसको छोड़ूं कैसे? मैं अपनी मान्यता को छोड़ूं कैसे? अपनी पकड़ को छोड़ना कई बार कठिन होता है। अपनी जो परंपरा है, अपनी जो आमनाई की मान्यता है, उसको छोड़ना भी तो कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी परंपरा की बात को छोड़ देना, झटपट छोड़ देना, कहीं गलती भी हो जाए तो। राजा भी बोला कि महाराज वो मेरी मान्यता है नास्तिकवाद की, उसको छोड़ दूं तो कैसे? वैसे आपकी बात ठीक लग रही है, पर मानो कुमार श्रवण केशी को तो राजा को धार्मिक बनाना था, श्रमणोपासक बनाना था, जो भी उनका प्रयोजन रहा हो। कुमार श्रवण केशी बोले कि राजन, तुम जो बात सही मान रहे हो उसको स्वीकार नहीं करते हो तो लोह बाणिये के साथी बन जाओगे। तो राजा बोला महाराज वो लोह बाणिये वाली क्या बात है?
बताओ आप क्या बात है, लो बाणिये वाली। मैं अपनी शैली में भी कुछ बताऊं। कुमार श्रवण केसी बोले, देखो कुछ बणिक पुत्र थे, बणिक पुत्र, वो कमाई करने के लिए साथ साथ जा रहे थे कि कहीं चलें कमाई करें। कुछ दूर आगे बढ़े तो लोहे की खान आ गई। तो मान लो हम संख्या में 4 वो मित्र थे, तो उन्होंने लोहे को इकट्ठा किया, लोहे की पोटली, सबने एक एक पोटली लोहे की बांध ली भी, लोहा है अच्छा काम आएगा, अच्छी चीज मिल गई है। तो लोहे की पोटली बांध बांध कर लोहे का भारा मानो ले लेकर फिर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़े, तांबे की खान आ गई। तो मित्रों ने देखा, रे तांबा आ गया, तो लोहे की अपेक्षा तो तांबा ठीक है। हम 4 की कल्पना कर ले, 4 मित्र थे, 3 ने इस बात का निर्णय किया, हम लोहे को तो छोड़ो, तांबा इकट्ठा करके तांबे की पोटली जो भी बांध के आगे चले। चौथे से कहा, तुम भी लोहा छोड़ दो, तांबा ले लो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो ले लिया सो ले लिया, अब यह बदलना नया लेना वो नहीं करूंगा, बस लोहा ले लिया ले लिया, अब मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना, मैं तो लोहे को ही आगे ले जाऊंगा। उसको समझाया, रे समझो अच्छी चीज है, ये ले लो, कम अच्छी को छोड़ दो। मैं तो नहीं छोड़ दूंगा। ठीक है, 3 ने तो वो तांबा ले लिया और उसने लोहे को ही आगे ले गया वह। फिर कुछ दूर चले तो चांदी की खान आ गई। 3 मित्र बोले, भाई चांदी तो और बढ़िया धातु है, तो तांबे को भी छोड़ो, अब यहां चांदी को ले लेते हैं। तीनों ने तो चांदी ले ली है। वो चौथा कहा, तुम भी ले लो। ना, मैं तो लोहे को नहीं छोड़ूंगा, लोहे को ही ले जाऊंगा। नहीं माना। फिर आगे बढ़े तो रत्नों की खान आ गई, रत्न मिले वहां। तो तीनों ने तो निश्चय किया कि चांदी को भी छोड़ो, अब रत्न ले लेंगे। तीनों ने रत्न इकट्ठा करके वो अपनी व्यवस्था करके वो भारा ले लिया। चौथे से कहा, भैया अब भी समझो, अब भी कुछ नहीं हुआ, रत्न ले लो। मैं नहीं लूंगा, ले लिया सो ले लिया लोहा, अब उसको छोड़ूंगा नहीं, उसी को रखूंगा। वो लोहे को ही लेके रखा। आखिर जाकर के निष्कर्ष है कि जिन्होंने रत्न ले लिए थे वे तो मालो माल हो गए, खूब धनाढ्य हो गए, रिच मैन बन गए, और वो लोहे वाला सामान्य आदमी ही रह गया। कुमार श्रवण केसी ने कहा, देखो राजन, अब वो 3 बढ़िया आदमी थे, वो चौथा बढ़िया आदमी तुम्हारे संसार की दृष्टि से बढ़िया कौन था? लोहे को ही रखा वो बढ़िया था, जिन्होंने बदलते गैर अच्छे रत्न ले लिए वो बढ़िया थे। आपके संसार के हिसाब से कौन बढ़िया? तो वो 3 बढ़िया थे, अच्छी चीज को ले लिया, कम अच्छी को छोड़ दिया। तो कुमार श्रवण केसी बोले, तुम भी तो समझदार, समझो बात को। जो पुरानी चीज, पुराना माल तुम्हारे पास है नास्तिकवाद का, तुमने जान लिया वो बढ़िया नहीं है। मेरा जो माल है आस्तिकवाद का वो बढ़िया है। तो क्या तुम लोह बाणिये की तरह रहोगे, अपनी चीज को ही रखोगे, मेरी बढ़िया चीज को नहीं लोगे? या उन 3 मित्रों की तरह जो भी मेरी इस बढ़िया चीज को लोगे और अपनी घटिया चीज को छोड़ दोगे? लगता है राजा प्रदेशी, या राजा था तो समझदार तो ऐसे भी होगा ही होगा, प्रबुद्ध आदमी लगता है। बोला, गुरुजी ठीक है, अब मैं नास्तिकवाद को छोड़ता हूं, आस्तिकवाद को स्वीकार करता हूं। और धर्म की बात जानने में आई ही होगी। राजा प्रदेशी बोला, अब मैं यानी साधु बनना तो मुश्किल है, मैं श्रवणोपासक धर्म को स्वीकार करता हूं। तो साधु तो आप
साधु लोग हैं, वैसा साधु तो हर किसी के लिए बनना मुश्किल है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रमणोपासकत्व को स्वीकार करना चाहूंगा। राजा प्रदेशी श्रमणोपासक श्रावक बन गया, व्रतों को स्वीकार कर लिया। कितनी अच्छी बात है। किसी अव्रती को व्रती बना देना, किसी मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बना देना, किसी असंयमी को संयमी बना देना, भोगी को योगी बना देना एक विशेष उपकार का कार्य होता है। कुमार श्रमण केसी जैसे प्रवक्ता व्यक्तित्व और एक तत्व को समझाने वाले और खूब अच्छे तरीके से बात को मानो गले उतार देने वाले महान पुरुष का योग मिला और राजा प्रदेशी एक श्रमणोपासक बन गया। कोई राजा और श्रमणोपासक हो, श्रावक हो, कितनी विशेष बात है। आज भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है और शासन की एक प्रणाली है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के द्वारा भी किस प्रकार देश का संचालन हो सकता है, प्रांत का, नगर का, जिले आदि का कैसे संचालन होता है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतांत्रिक प्रणाली से शासन चलाने वाले भी वो धर्म अनुव्रत कह दें, धर्म कह दें, कुछ भी कह दें, कुछ व्रत नियम लेकर के चलने वाले हों, शासन प्रणाली चलाने वाले व्रती, कुछ अंशों में व्रती हों, अनुव्रती हों, या धार्मिक कह दें, नीतिमान लोग हों, तो मानो शासन प्रणाली उस माने में अच्छी चल सकती है। और जहाँ शास्ता शासक हैं वहाँ व्रत नहीं, संयम नहीं, निष्ठा नहीं, ईमानदारी के प्रति रुझान नहीं, तो फिर यत्किंचित कहीं कहीं गड़बड़ी भी हो सकती है। राजा प्रदेशी राजा था और श्रमणोपासक बन गया। जैसे वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते, श्रावक कार्यकर्ता, श्रावक कार्यकर्ता। आचार्य श्री तो मेरा नाम लेकर भी फरमाते कि माँ श्रमण कहते हैं, मेरे नाम के साथ भी संभवतः फरमाते कि महाश्रमण कहा करता है कि श्रावक कार्यकर्ता होना चाहिए। खैर, तो श्रावक कार्यकर्ता की बात है। वैसे श्रमणोपासक राजा मिल जाए, श्रमणोपासक राजा, कि राजा भी है, श्रमणोपासक है, अर्थात ईमानदार कह दें, धार्मिक कह दें, अनुव्रती कह दें, कोई भी शब्द हो, मूल अच्छे व्रतों वाला राजा हो, तो मानो राज्य का भी भाग्य मान लें, कुछ भी मान लें, खुद का भाग्य मान लें। इधर शासन सत्ता हाथ में है, इधर धर्म भी हाथ में है, त्याग भी पास में है, कुछ व्रत भी पास में है। तो राजा प्रदेशी ऐसा राजा अब मानो बन गया जिसमें त्याग संयम भी आ गया, और नास्तिक विचारधारा वाला राजा आस्तिक विचारधारा वाला राजा बन गया। अब वह श्रमणोपासक बन गया और अब राजा को भी जाना है। श्रमणोपासक कैसी विराजमान हैं, मानो राजा विदाई ले रहा है, तो श्रमणोपासक राजा प्रदेशी को कुमार श्रमण केसी थोड़ा सा संदेश दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। जैसे बेटा विदाई लेता है तो पिता मानो सीख दे रहा है, आशीष दे रहा है। इस प्रकार की भाषा में कुमार श्रमण केसी फरमाते हैं कि राजन देखो, अब तुमने ये धर्म को स्वीकार किया है, आस्तिकवाद को अंगीकार किया है, धार्मिक बने हो, तो
तुम कितने यानी रमणीय बन गए हो। अब तुम ध्यान रखना, रमणीय बनकर वापिस अरमणीय मत बन जाना। रमणीय बनकर वापिस अरमणीय मत बन जाना। कैसे? कि वन खंड की तरह, नाट्यशाला की तरह और इक्ष्ु वाटिका की तरह। एक खलिहान की बात भी है वैसे, कि वन खंड की तरह रमणीय बनकर अरमणीय मत बन जाना। कैसे? कि कोई वन खंड है, उपवन है, उद्यान है, बगीचा है, वहाँ वृक्ष हैं और वृक्ष पर पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, ऐसे वृक्षों से भरा हुआ कोई उद्यान है, वन खंड है, वो कितना रमणीय लगता है, आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है। परंतु बाद में जब उस वन खंड में जो पेड़ हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ आ गई, पत्ते गिर गए हैं, न फूल है न फल है, ऐसे ठूंठ से खड़े हैं, तो पतझड़ आ गई, पत्ते फूल पुष्प कुछ नहीं है, फल नहीं है, वो उद्यान अब रमणीय नहीं। जब फूल हो, फल हो, पक्षी चहचहा रहे हो यो, तो उद्यान कितना बढ़िया लगता है। पर वो पत्ते न रहें, फल न रहें, फूल न रहें, ऐसे वो ठूंठ से खड़े रहते हैं पेड़, बिना पत्ते फूलों फलों वाले। फिर वो बगीचा, वो उद्यान, वो वन खंड अरमणीय लगता है, आंखों को भी बढ़िया नहीं लगता, मानो देखने का मन नहीं करता, क्या देखें ऐसा सूखा सा उद्यान हो गया। तो वन खंड रमणीय होकर अरमणीय बन गया। अब एक नाट्यशाला है जहाँ नाटक का कार्यक्रम होता है, कोई नाचता है, नृत्य करता है, तरह तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, लोग सामने बैठे हैं, कुर्सियों पर जमे हैं, बड़ी एक उत्सुकता से नाटक देख रहे हैं, प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। तो वो नाट्यशाला का सभागार उस समय कितना शोभायमान लगता है, कितने अच्छे दृश्य नाटक के आ रहे हैं, लोग उत्सुकता से देख रहे हैं, कितनी बढ़िया उस समय नाट्यशाला होती है। जब वह कार्यक्रम संपन्न हो जाए, नट मंडली चली जाए, दर्शक भी चले जाएं, कुर्सियां कोई इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, कोई दरिया किधर ही पड़ी है, इधर मिट्टी सी दिख रही है, बाद में उस नाट्यशाला को कोई देखे, लोग तो चले गए, नट मंडली चली गई, कुर्सियां कोई गिर गई, कोई कुछ, अब कोई उसको आकर के देखे, निरीक्षण करे कि नाट्यशाला कैसी है। जब प्रोग्राम हो रहा था तब भी देखा था, अब प्रोग्राम के बाद देख रहे हैं, कितना अंतर आ गया। नाट्यशाला जो रमणीय थी वह अरमणीय बन गई। एक इक्ष्ु वाटिका है, गन्ने का खेत है, वहाँ गन्ने खेती लहलहा रही है, कई लोग आ रहे हैं, चरखी चल रही है, लोग गन्ने का रस पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गन्ने गन्ने दिखाई दे रहे हैं। वह इक्ष्ु वाटिका कितनी रमणीय लगती है। कुछ समय बाद में वे सब गन्ने उखाड़ लिए गए, लोगों ने रस पी लिया, अब फूंतरे फूंतरे कुछ इधर उधर डाल दिए पड़े हैं। अब लोग गए, अब जाकर उस जगह को देखो, अरे पहले कितनी बढ़िया थी इक्ष्ु वाटिका, रमणीय थी, और अब अरमणीय बन गई है। तो बाद में वो अरमणीय बन जाती है। कुमार श्रवण केशी ने कहा, राजन तुम उस प्रकार वन खंड की तरह, नाट्यशाला की तरह और इक्ष्ु वाटिका की तरह रमणीय बनकर वापिस अरमणीय मत बन जाना, यह मेरा संदेश है।